नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक अटैक, जी हां, लैंसेट की एक रिपोर्ट सामने आई है और काफी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है। इसके मुताबिक अगले 25 सालों में एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से दुनिया में 3.9 करोड़ मौतों की आशंका है। भारत में अकेले 2019 में एंटीबायोटिक का जो एक्सेस इस्तेमाल हुआ था, 2.9 लाख मौतें इससे हुई थी। एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरिया को खत्म करने वाली जो दवाएं होती हैं, इनका इस्तेमाल लगभग सभी ने किया है, आपने, हमने, सभी ने। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकते हैं और इसका असर उन पर कम हो सकता है। अब चिंता की बात यह है कि रिसर्च के मुताबिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते 1990 से 2021 के बीच हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रिसर्च में यह भी कहा गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते साल 2050 तक करीब 3 करोड़ 90 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इसी पर। हमारे साथ डॉक्टर्स भी होंगे और कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे। अगर आपका भी कोई सवाल एंटीबायोटिक्स के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को लेकर है तो आप अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, कॉल हमें कर सकते हैं। लगातार फोन नंबर भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं कांकेर, जहां एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल को लेकर लोगों की क्या राय है, लोग इस बारे में कितना जागरूक हैं, इसी को लेकर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लिंकेट की जो रिपोर्ट सामने आई है वो काफी हैरान करने वाली है। आने वाले 25 वर्षों में एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल के कारण लोगों की मौत के आंकड़े 3.9 करोड़ सामने आने की बात कही है, जो काफी हैरान करने वाली बात है। बात करें अगर भारत की, तो भारत में भी ये अंदेशा काफी गहरा होता जा रहा है। हम इस वक्त मेडिकल स्टोर में हैं, यहाँ से लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ पे दवाइयां लेने आए हैं जी। एंटीबायोटिक का लोग इस्तेमाल करते हैं बिना डॉक्टर की पर्ची के, कभी कभी खुद भी आ जाते हैं। क्या ऐसा करना सही है, गलत है? नहीं, ये गलत है। आपने कभी ऐसा किया नहीं, है? ऐसा कभी नहीं। हम डॉक्टर के बगैर सलाह का कोई भी मेडिसिन नहीं लेते हैं। अच्छा, आप क्या दवाइयाँ लेने आई हैं? सर वो घाव का दवाई है वो। अच्छा, कई लोग एंटीबायोटिक लेके जाते हैं बिना पर्ची के, बिना किसी सलाह के। नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर सलाह के नहीं करना चाहिए सर। आप लेते हैं ऐसा? नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं। आप कौन सी दवाई लेने आए भैया? सर, बच्चे का सर्दी खांसी का दवाई है। आपको पता है कि रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से लोगों की मौत के आंकड़े में इजाफा हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट है। क्या ये सही है या गलत मानते हैं? सही है सर, बिना डॉक्टर की सलाह के तो कुछ नहीं लेना चाहिए हमको। अभी भी डॉक्टर की सलाह से आप ये पर्ची लेके आए हैं? जी, पर्ची लेके आए हैं। कभी ऐसा मेडिकल आते हैं तो कभी लेके जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा पर्ची लेके ही जाते हैं, डॉक्टर की सलाह लेके ही जाते हैं। चलिए मेडिकल स्टोर संचालक से ही बात करते हैं। सर, यहाँ पे काफी लोग इस तरह से पर्ची लेकर आते हैं, कई लोग जो है पर्ची लेकर नहीं आते। ऐसे कितने लोग आते होंगे रोजाना? ऐसे हम लोग का क्या मेडिकल हॉस्पिटल के अपोजिट में है, तो हम लोग क्या 95% लोग पर्ची लेके ही आते हैं। और कुछ लोग ऐसे मांगने आ भी जाते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं 5 मिनट ओपीडी में दिखाएगा जी, बैठिए डॉक्टर साहब। और सिम्टोमेटिक जैसे ओटीसी प्रोडक्ट रहते हैं अपना, जैसे सामान्य सर्दी वाली की जो अपन आयुर्वेदिक वगैरह सिरप वगैरह, वो हम लोग बिना पर्ची के भी दे सकते हैं। कभी रात बिरात अस्पताल बंद है और जनरली अपना ऐसे अपना हम लोग क्या अस्पताल के ऑपोजिट में हम लोग 95% वैसे भी पर्ची लेके ही आते हैं पेशेंट। और ये मेन ये जो दिक्कत है, जो मेन आ रही है रूरल एरिया में ज्यादा आ रही है, जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, जहाँ अस्पताल ही नहीं है, वहाँ पे वैसे ही पहुंच जाते हैं कस्टमर। तो आदमी ऐसा है कि अब इस्तेमाल कर ही लेता है, लेकिन ये सही है या गलत है, क्या मानते हैं? वो तो गलत है भाई, आपका बिना डॉक्टर सलाह के ले नहीं सकते। मेन समस्या क्या है, एंटीबायोटिक अगर आप कोई लेता भी है तो डॉक्टर के पूरा कंप्लीट डोज लिख के देता है 5 दिन या 7 दिन। और लोग क्या लेंगे, अभी तो वो एक दिन में उनको पता चला थोड़ा ठीक लगा, फिर लेना बंद कर देंगे, और फिर आगे चल के रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी, तो नुकसानदायक है बहुत। तो फिर एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहे हैं आजकल, जैसे आप लोग भी न्यूज में पढ़ ही रहे होंगे, कई एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहे हैं। उसका कारण वही है कि क्या कई लोगों ने पहले जब ये नियम वगैरह नहीं थे तो अंधाधुंध उपयोग किया, उसके कारण एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट अभी पिछले 2 साल से काफी स्ट्रिक्ट है। हम लोग को भी क्या पूरा आदेश है कि बिना पर्चे के नहीं बेचने एंटीबायोटिक, हम लोग उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए अब वो दिक्कतें अब नहीं आ रही है। तो डॉक्टर की पर्ची के जाते हैं सर? जी जी, देखिए, निश्चित तौर पर उनका कहना है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो डॉक्टरों की पर्ची लेकर आते हैं ताकि उनको एंटीबायोटिक की दवा दी जाती है, बिना किसी पर्ची के नहीं दी जाती। लेकिन सलाह यही है, लोगों से हमारी अपील यही है कि लोग डॉक्टरों की सलाह पर ही वो एंटीबायोटिक की दवा ले, जिससे वो स्वस्थ हो सके, मेडिकल स्टोर ना पहुंचे और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाइयां ना खरीदे। धीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।
और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विरंची शाह, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से। डॉक्टर वरुणा पाठक हमारे साथ हैं, चेयरपर्सन हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। डॉक्टर पंकज शुक्ला हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन से। डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विरंची, पहला सवाल मेरा आप ही से है। जुड़ने के लिए आपका हमें और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये लैंसेट की रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक एंटीबायोटिक आपके लिए जानलेवा है। अब तक लाखों लोगों की जान ले चुकी है और आने वाले वक्त में ये आंकड़ा बढ़कर करोड़ों तक जा सकता है। 3.9 करोड़ लोगों की जान जा सकती है आप 2050 तक, रिपोर्ट के मुताबिक। क्या कहेंगे आप? मैडम, एक तो आईडीएमए को आपके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए मैं आपका शुक्रिया जी। एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझनी चाहिए कि एंटीबायोटिक का यूज जानलेवा है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। एंटीबायोटिक जरूरी है हमारे बॉडी को कुछ ऑर्गेनिजम्स के कुछ कंडीशंस में फाइट करने के लिए। ये पहले हमको समझना ने जो रिपोर्ट जारी की है हम उसी पर बात कर रहे हैं। उसमें जो फिगर्स बताए गए हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं, हम मैडम वही बता दो। किसी चीज को आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे और उससे अगर जान जाती है, तो मैं जरा स्टेटमेंट करेक्ट कर रहा था। मेरा ये मानना नहीं कि एंटीबायोटिक जानलेवा है। हाँ, उसको अगर आपने सही तरीके से यूज नहीं किया तो डेफिनेटली आपको उसमें जान भी जा सकती है या बहुत सारे एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि हमारे अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, और आपने अभी एक रिपोर्ट जो बताया था, जो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है वो सब थेराप्यूटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक होता है कि पेशेंट कहीं पे भी रिटेल में जाके एंटीबायोटिक ले सकता है और उसको कंज्यूम करता है और एक सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाती है, फिर उसको बंद कर देते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है जहां आप अपने बॉडी को सब थेराप्यूटिक डोज ऑफ एंटीबायोटिक से एक्सपोज करते हो और इससे ये एंटीबायोटिक फ्यूचर में आने से पहले ऑर्गेनिजम्स उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उनकी इफेक्ट फ्यूचर में नहीं होती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो इसमें हमको समझनी होगी कि काफी तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं और हर एंटीबायोटिक का किसी न किसी ऑर्गेनिज्म पे एक स्पेसिफिक यूज होता है और हर बॉडी में भी ससेप्टिबिलिटी होती है आपको किस ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है। और उसके जो जैसे आपको सर्दी हो गई तो जरूरी नहीं है एक ही ऑर्गेनिज्म से हो सकती है, काफी अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। तो कौन सी एंटीबायोटिक किस सिचुएशन में यूज होनी चाहिए, इसका भी एक साइंस है। और इसीलिए इस सिचुएशन को हैंडल करने में मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेशेंट्स को ये कौन सा एंटीबायोटिक लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, ये एक्सपर्ट यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल के सुपरविजन में करना चाहिए। ये अगर होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा इश्यू इसमें से होगा। डॉक्टर वरुणा, डॉक्टर विरंची जिस तरीके से कह रहे हैं कि जानलेवा नहीं है एंटीबायोटिक, लेकिन उसका इस्तेमाल एक तरीके से किया जाए और एक लिमिट उसमें क्वांटिटी में किया जाना चाहिए। लेकिन जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हर मर्ज की दवा में एंटीबायोटिक ज़रूर इंक्लूड करके देते हैं हमें, फिर वो चाहे छोटे बच्चे हों, क्योंकि जिस तरीके से इसके जो रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जो रिजल्ट्स होते हैं वो बॉडी पर दिखते हैं, कई तरीके की बीमारियां भी हो जाती हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं डॉक्टर विरंची से साझा करूंगी उनके ख्यालात कि एक्चुअली में उनका कहना डॉक्टर साहब का सही है कि एंटीबायोटिक अपने आप में जानलेवा नहीं है। हम प्लीज लैंसेट की रिपोर्ट को मिसइंटरप्रेट न करें। लैंसेट की रिपोर्ट ये कहती है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जानलेवा है, कि अब जो बेतरतीब इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स का किया गया गए समय में और उसके चलते जो सारे कीटाणु हैं उन्होंने अपने अंदर जो जीनोमिक चेंजेस करे, बदलाव कर लिया, जिसके रहते अमूमन जो फर्स्ट लेवल के जो बेसिक वाले एंटीबायोटिक्स हैं अब वो काम करना बंद करती हैं। तो हमको मजबूरन हाई लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ता है जो कि महंगे हैं। एंड जब अमूमन एंटीबायोटिक्स लोगों के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो ये जो रेजिस्टेंस आया है लोगों के बीच में, ये जो स्थिति है ये भयंकर बुरी तरह से जानलेवा है। इसकी कॉस्ट्स हैं, इनॉर्मस कॉस्ट्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, देशों के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर। तो एक चीज जो अमूमन देखने में आती है, जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चों के ऊपर भी एंटीबायोटिक देते हैं। देखिए, WHO ने या और भी इस प्रकार की हर किस्म की मेडिकल संस्थान ने अपनी नियमित गाइडलाइंस निकाली होती है कि किस दवा, किस बीमारी के लिए, किस एज ग्रुप में, किस डोज में कौन सा एंटीबायोटिक कितने समय तक के लिए लेना है।
आप मेरे से बात से आपको साझा होना पड़ेगा एक मेरे ख्याल से कि अपने देश में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मैं कोई दवाई एंटीबायोटिक लिखा, रेपिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब पिछली बार उनको बुखार आया था तो जो दवाई लिखी थी लोग डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाना चाहते। मैम जी डॉक्टर वरुणा, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर वरुणा, आपकी आवाज़ ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मुझ तक साफ नहीं पहुंच रही, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। डॉक्टर पंकज, आप ये जो रिपोर्ट आई है, हमने एक्सपर्ट्स को इसीलिए बिठाया है कि वो क्लियर करें लोगों तक, दर्शकों तक ये बात पहुंचाए कि रिपोर्ट में साफ तौर पर क्या कहा गया है। आप हमें आसान शब्दों में समझाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक को लेकर जो लोगों के जहन में एक खौफ है, एक डर है, और उसको लेकर बार बार यही स्टडीज, यही रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक का इंटेक किया जाएगा तो उसका बुरा प्रभाव, असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। जैसा कि हाँ जी जी सर, आप ही से सवाल है। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि एंटीबायोटिक, जैसा कि नेशनल प्रेसिडेंट IDMA ने कहा है कि एंटीबायोटिक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि एंटीबायोटिक कब लेना है, क्या लेना है, कब कौन से बीमारी में कौन सी एंटीबायोटिक लेना है, ये बहुत जरूरी है, और कितनी लेना है। जैसे उन्होंने IDMA प्रेसिडेंट ने बताया कि कम दिन की लेते हैं, कम डोज की लेते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक इतनी जल्दी बैक्टीरिया उसके आदी हो जाते हैं ना, रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं कि अब नई एंटीबायोटिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बनाने में कोई लाभ ज़्यादा नहीं होता। तो नई कंपनियां एंटीबायोटिक पर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रही हैं, नई एंटीबायोटिक्स आ ही नहीं रही है, और पुरानी एंटीबायोटिक का हम इरेशनल यूज़ करके उनसे रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। और अब ये कंडीशन ये हो गई है कि अब जैसे कि आप एक सामान्य भाषा में टाइफाइड, जैसे पहले क्लोरोमाइसिन से ठीक हो जाता था, फिर उसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन से ठीक हो जाता था, अब सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन से 100% रेजिस्टेंट हो गया है, तो हमें और हायर एंटीबायोटिक देना पड़ती है। तो ये चीज़ है। अब अगर हम एंटीबायोटिक को ऐसे खुले में यूज़ कर लेंगे बिना किसी जानकारी के, जानकारी यानी कि हमें इस मर्ज में कौन सी एंटीबायोटिक कारगर है वो जानना चाहिए। हर कोई मर्ज में कोई सी भी एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक ना दें। और जैसे कि हमारे शेड्यूल H1 एंटीबायोटिक है, जैसे कि आपने कांकेर में बताया था, शेड्यूल H1 में एंटीबायोटिक जो है वो केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हर मेडिकल स्टोर में कोई भी एंटीबायोटिक मिल जाती है। एक तो वो गलत चीज़ हो रही है, उस पर एक रोक लगना चाहिए। फिर दूसरी चीज़, हमारे डॉक्टर्स बिना किसी एंटीबायोग्राम की जाँच कराए, एम्स भोपाल है, हर साल हर 6 महीने में एक एंटीबायोग्राम जारी करता है कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है और कौन सी यूज करना चाहिए। आप रेशनली कोई सी भी यूज करोगे तो उससे रेजिस्टेंस पैदा होगा। तो पंकज जी, आप ये कह रहे हैं कि नई एंटीबायोटिक भी आनी चाहिए, आपके जो आप ये मान रहे हैं कि नई एंटीबायोटिक भी आनी चाहिए पड़ेंगे? जी डॉक्टर समीर, कई बार ऐसा, डॉक्टर समीर कई बार ये भी देखने में आता है, डॉक्टर समीर कई बार ये भी देखने में आता है कि एक पर्चा जब एक बार डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शंस दी तो आप अगली बार जब आपको वही दिक्कत होती है, बिना डॉक्टर के परामर्श के आप वही पर्चा लेकर पहुंच जाते हैं, उसका कितना गलत असर हेल्थ पर पड़ता है, वो कितनी नुकसानदायक है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज्योति जी, जैसे आज आप NDTV पे प्रोग्राम कर भी रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य है कि दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचे एंटीबायोटिक्स को लेकर, जो कि ज्यादातर अगर आप देखें, हालांकि है तो ये विश्वव्यापी समस्या, ग्लोबली चैलेंज है ये, पर भारत के अंदर ये ज्यादा है प्रॉब्लम, क्योंकि इसी वजह से लैंसेट ने भी इसको थोड़ा ज्यादा अलर्ट जारी किया है, WHO ने भी अलर्ट जारी किया है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो अगर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी इसके ऊपर काफी प्रोग्राम चला रही है, स्टेट के लेवल पर भी काफी इसके टास्क फोर्स बने हुए हैं। पर फिर भी देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि देखिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे, जबकि गलती होती क्या है कि जैसे अभी सीजनल फ्लू है, अभी मॉनसून का मौसम चल रहा है, आपको सर्दी खांसी जुकाम ऐसा फ्लू है,
और उस फ्लू में आप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, तो वहां पर उसका रोल नहीं है। जैसे कोविड के दौरान भी देखा कि भाई वो एक वायरल इन्फेक्शन था, तो एंटीबायोटिक का वहां पर रोल नहीं है। हाँ, होता है अगर साथ में आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आपको एंटीबायोटिक खानी है। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। ज्यादातर होता है क्या है, देखिए एंटीबायोटिक के देते समय कि आपको एंटीबायोटिक डॉक्टर ने 5 दिन की लिखी और आपको लक्षणों में आराम 2 दिन में हो गया, तो आमतौर पे पेशेंट क्या करते हैं कि 2 दिन के बाद फिर वो एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं, वो पूरा कोर्स उन्होंने करा नहीं। इसी तरह से दूसरा क्या होता है कि घर में किसी ने एक बार वो एंटीबायोटिक ली कि उसका गला खराब है, उसने वो एंटीबायोटिक खा ली, उसको असर हुआ, उसने आगे वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया अपने किसी दोस्त को कि मैंने ये दवा खाई थी और मैं इससे ठीक हो गया। तीसरा क्या, क्योंकि एंटीबायोटिक अभी जैसा सभी ने, बिल्कुल डॉक्टर विंची सर ने बताया, पंकज जी ने बताया, मैडम ने भी बताया कि ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है। अगर हम विदेशों के अंदर देखें तो ओवर द काउंटर उस तरह से हमारी दवाइयां अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम लैब चलाते हैं, बहुत सारी जांचें करते हैं आजकल। देखिए ज्यादातर लैब रिपोर्ट में अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्टों में देखें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी मिलता है आपको, उसके आगे आर लिखा हुआ आएगा कि आप रेजिस्टेंस हो गए उस दवा के। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके डॉक्टर जांच करेंगे आपकी, कई बार जरूरत पड़ सकती है जांच करके फिर आपके बिल्कुल डॉक्टर समीर, इस पर भी हम बात करेंगे कि वो कौन सा टेस्ट है जिससे हम ये जांच सकते हैं या वो टेस्ट करा सकते हैं कि हमारी बॉडी पर एंटीबायोटिक का ज़्यादा लेने का कोई असर तो नहीं पड़ रहा है या वो नुकसानदायक हमारे शरीर के लिए हो रहा है। इसके लिए किसी तरीके का क्या कोई टेस्ट होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम अपने दर्शकों को शिवपुरी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर लोगों से एंटीबायोटिक्स को लेकर जब सवाल पूछा गया तो देखा गया कि कितने जागरूक लोग एंटीबायोटिक्स को लेकर हैं और क्या कहते हैं इसके बढ़ते हुए बुरे असर को देखते हुए। आइए देखते हैं। अगर आप डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स लेने के आदी हैं तो ये खबर आपको सावधान और सचेत करने के लिए है, क्योंकि लैंसेट की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि अगले 25 सालों में 3.9 करोड़ लोगों की गलत एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल से मृत्यु हो सकती है। अकेले भारत में 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 2.9 लाख लोगों की गलत एंटीबायोटिक्स की वजह से मौत हो गई। और इसी बात को जानने के लिए हम एक मेडिकल स्टोर पर हैं और वहाँ लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे और दुकानदार से भी समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बता दीजिए कि आप क्या लेने आए हैं? दवाई लेने आया था। तो एंटीबायोटिक लेने आए हैं? जनरल हाँ। दवा लेने। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदते हैं? इसलिए कि नॉर्मली छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो यहीं आ जाते हैं। नहीं, क्यों ऐसा? अब ऐसा तो इसलिए कि उनको भी ज्ञान है, मेडिकल स्टोरों को भी उनको ज्ञान है इसलिए। हाँ। अगर हम आपसे पूछें, आप भी दवा ले रही हैं, तो एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं हमें डॉक्टर के बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लेनी चाहिए? देखिए वैसे तो ये गलत है कि हमें प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से दवाइयाँ खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट भी हमको ही होगा। इसलिए मेरी तो सलाह यही है कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप दवाइयाँ लें। आप बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन के साथ आए? बिल्कुल। तो आप ये कहेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन हो तो ही लेना चाहिए? बिल्कुल। और एंटीबायोटिक्स तो कम से कम अपने मर्जी से नहीं लेना? नहीं, वो भी नहीं, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप ये बता दीजिए कि क्या एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर पर जो दुष्प्रभाव डालती हैं तो आपको बगैर अनुमति के लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्योंकि अपन लोग जल्दबाजी में कई बार मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले जाते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट कई बाद में अपने लिए महसूस होती हैं। इसलिए बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। ये सही है, बिल्कुल ये सही है। तो अगर आपसे भी पूछें तो एंटीबायोटिक्स लेने के लिए आप शायद यहाँ पहुंचे, अभी आपने मेरे सामने मांगा था, तो आपको क्या लगता है कि ये गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं? नहीं, ये है कि जितनी भी दवाएं ली जाएं, अकेले एंटीबायोटिक्स नहीं, सारी दवाएं प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लें। फिर आपने कैसे एंटीबायोटिक मांग ली? नहीं, अभी तो मैंने नहीं मांगी है। हाँ। चलिए, मैं प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही हूँ। बिल्कुल। और इसके एवज में मैं कुछ कहूँगा कि गवर्नमेंट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें इजीली सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, इसलिए लोगों को लेना पड़ता है। अगर हम देखिए, हम दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास लगभग कितने ऐसे ग्राहक आते हैं जो मर्जी से एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ मांगते हैं? जी बहुत से हैं ऐसे, और बहुत से ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन से लेते हैं ज़्यादातर। हाँ, लेकिन ऐसे कितने ग्राहक होंगे, उनकी संख्या भी लगभग बता दीजिए ना। संख्या करीबन 60-40 है। 60-40 मतलब 40% लोग जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। हाँ जी। और एंटीबायोटिक्स भी मांगते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप लोग क्या करते हैं फिर? जी हम लोग उनसे पहले बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन का करिए कोशिश, उसके बाद ज़्यादातर हम लोग सेफ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। सेफेक्सिम हुआ अपना सबसे नॉर्मल एंटीबायोटिक, और गले के लिए ज़्यादातर एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं उस चीज़ में, बस इससे ज़्यादा हम लोग एंटीबायोटिक नहीं देते हैं। नहीं देते हैं।
तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन है और प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही इनको दवा बेचने का लाइसेंस दिया गया है। और यही वजह है कि इस बात को न केवल लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, बल्कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है। ये रिपोर्ट साफ तौर पर यही बयां करती है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV। डॉक्टर वीरेंद्र, अगर हम बच्चों के लिए एंटीबायोटिक की बात करें, बच्चों के लिए ये कहाँ तक नुकसानदायक हो सकती हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल? बच्चे हो या बड़े, एंटीबायोटिक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि राइट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक, राइट डोज और राइट थेरेपी, यानी कितने दिन लेना है, ये तीन अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो इसको बच्चे हैं या बड़े हैं किसी को भी नुकसान कर सकता है ये। तो इसमें ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे हमारी जो नॉर्मल इम्यूनिटी है उसके अलावा एक एडिशनल इम्यून जो फाइट देना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसको ये देती है। अगर आपने कम लिया तो एक सब थेरापेटिक डोज है गया तो भी आपको हर्ट करेगी, अगर आपने ज्यादा लिया तो भी डेफिनेटली ये हर्ट करेगी, और आपने गलत एंटीबायोटिक लिया तो भी ये हर्ट करेगी। मेरे हिसाब से ये सबसे जो इसका सॉल्यूशन है, ये पेशेंट की अवेयरनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को भी एक रोल उसमें प्ले करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट्स को भी रोल, सब करेंगे तब ही जाके ये कंट्रोल में आ सकता है। क्या करना चाहिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं? क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए, कुछ नए टीके इजाद देखिए, करने पेशेंट को ये समझना चाहिए, जैसे आपने लोगों को पूछा, काफी लोगों को, कि ये समझना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स एक पैरासिटामोल या ऐसी कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है कि आपने लिया और शायद एक आध टैबलेट ज्यादा लिया या कम लिया, वो इसको इतने कैजुअली नहीं लेना चाहिए। तो ऑलवेज आपको यू शुड डिपेंड ऑन अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो आपको सही एंटीबायोटिक, सही डोज और सही जो उसका कोर्स है ये आपको प्रिस्क्राइब करके दे, उसको उनको स्टिक करना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। भले वो आपको लास्ट टाइम एक एंटीबायोटिक से रिजॉल्व हुआ होगा, वही चीज दोबारा होती है, तो ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर, टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस और उसके हिसाब से ही एंटीबायोटिक ले। ट्रेड और इंडस्ट्री का ये रोल है कि एंटीबायोटिक्स पे और ऐसी काफी और मेडिसिन होती हैं जिसका प्रिस्क्रिप्शन पे सेल होना मैंडेटरी है, उसके लिए लेबलिंग्स भी होते हैं। आप अगर स्ट्रिप्स पर देखोगे तो शेड्यूल एच, शेड्यूल H1, ये लेबलिंग्स ऑलरेडी रेड बॉक्स में होते हैं। तो ट्रेड और इंडस्ट्री को ये इंश्योर करना चाहिए कि जब ये मेडिसिन डिस्पेंस की जाती है पेशेंट को, तो वो रिगरसली फॉलो हो। अगर वो रिगरसली फॉलो होगा और सब फॉलो करेंगे, रिटेल में ये भी होता है मैडम कि मैंने नहीं दिया, किसी और ने दे दिया, पेशेंट को तो मिल जाएगा। तो सबको ये फॉलो करना है कि पेशेंट को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल H और शेड्यूल H1 ड्रग्स न मिले, तो इस टाइप की कंट्रोल आ सकता है। डॉक्टर पंकज, कई बार ये देखा जाता है कि मान लीजिए 5 दिन का आपको एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिया है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अगर 2 दिन में हालत ठीक हो गई है पेशेंट की, तो वो तीसरे दिन उसको नहीं लेता है, क्योंकि जहन में कहीं ना कहीं ये भी होता है, क्योंकि मैंने ही बहुत देखा है आसपास अपने लोगों को कि ज़्यादा दवाई ठीक नहीं है, तो 2 दिन में ठीक हो गया तो ठीक है। तो वो कितना नुकसानदायक एक पेशेंट के लिए हो सकता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड ठीक हो जाने के बाद 15 दिन तक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसको ठीक हो जाने के बाद भी 15 दिन तक अपन दवाई देते हैं, नहीं तो बार बार UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक जरूरी है, और अगर आपने कम दिन की दवाई ली है तो आपके पूरे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर खत्म नहीं हुए हैं, कुछ बैक्टीरिया उस दवाई के कम खाने के बाद फिर से एक्टिव हो जाते हैं, डेवलप कर लेते हैं, और वो बैक्टीरिया अगर कम्युनिटी में जाएंगे तो दूसरों को रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वाली बीमारी पैदा करेंगे। तो ये बहुत कठिन बात है। और जहाँ तक ये लोग बता रहे हैं कि अगर रेगुलेशंस में अगर हम प्रिस्क्रिप्शन पे ही एंटीबायोटिक दें, ये इसी साल केरला ने शुरू किया। उन्होंने, उनके जो दवाई की दुकान वालों ने बहुत स्ट्रिक्ट काम किया, एंटीबायोटिक बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी, तो उनकी 1000 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक साल भर में कम बिकी। तो ये एक अच्छी है कि ये 1000 करोड़ की बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग बाग एंटीबायोटिक खा रहे थे, सिर्फ छोटे से केरला प्रदेश में। तो अगर हम रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारे यहाँ भी करेंगे। और भारत सरकार ने स्टेट एक्शन प्लान बनाया है, नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, और हर स्टेट ने उसका स्टेट एक्शन प्लान बनाया है। केरला पहला स्टेट था जिसने अपना एक्शन प्लान बना के इम्प्लीमेंट किया, मध्य प्रदेश दूसरा स्टेट था, और हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी डॉक्टर समीर, अगर हम बात करें, कुछ देश ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का मैं कहीं पढ़ रही थी कि वहाँ पर एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल।
वो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, बहुत कम, और उसकी जगह कोई और ऑप्शंस देखे गए हैं। तो क्या ये संभव है, पॉसिबल है कि इंडिया में भी अगर इस पर काम किया जाए तो भारत में भी इसको हम सफलतापूर्वक आगे अमल में ला सकते हैं? देखिए, कई बार हम विदेशों की जिस भी स्ट्रेटेजी की बात करें, हम यूरोप की बात करें, तो वो कई बार स्ट्रेटेजी हमारी ज्योग्राफी डेमोग्राफी को देखते हुए यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। भारत की बात करें तो देखिए, भारत की एक तो पॉपुलेशन को हम देखें, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, फिर उसके बाद सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरिया, तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर एक अवेयरनेस वाला ही काम करेगा। और दूसरा, जितनी हमारी पॉलिसीज है उनको जितना स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कर सकें। तीसरा, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों वगैरह में आशा वर्कर और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो जाकर इस तरह से लोगों को अवेयर करें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना है। अगर ओवर द काउंटर वाला काफी हद तक, जैसे केरला वाली स्ट्रेटेजी बताई जी डॉक्टर समीर, वो अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो काफी बेहतर है। जी डॉक्टर समीर, डॉक्टर विरंची, डॉक्टर वरुणा पाठक और डॉक्टर पंकज शुक्ला, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एंटीबायोटिक जानलेवा नहीं है, जैसा कि डॉक्टर के पैनल ने क्लियर भी ये किया, खाएं, लेकिन जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दिया है तो वही एंटीबायोटिक ले और एक लिमिट में ले। जितने दिन डॉक्टर ने कहा है उतने दिन जरूर ले। अगर इन सब के खिलाफ जाकर आप अपनी मर्जी से या किसी के कहने पर आकर एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो जरूर आपके लिए खतरनाक हो सकती है। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।